तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज कहानी शुरू करूं उससे पहले क्राइम तक फैमिली मेंबर का एक मेल आया मेरे पास, और ये मेल आया कल, और ये मेल जो है कर्नाटक से है। कर्नाटक से ये जो फैमिली मेंबर हैं इन्होंने कुछ लिखा है और मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मैं जिन्होंने मेल भेजा है उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैंने पूछा नहीं, इजाज़त नहीं ली उनसे, लेकिन ये कर्नाटक के बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से हैं और इन्होंने जो कुछ लिखा है मुझे लगता है उसको मैं आपको बताऊं, उसके बाद फैसला आप लोग कीजिएगा। इन्होंने लिखा है कि कुछ कहानियाँ क्राइम तक की, एक मैंने बताया भी था, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेगेटिविटी फैलाती है, नेगेटिव सोच आती है, बट इन्होंने कहा कि इनको क्राइम तक की कहानी इसलिए सुनती हैं क्योंकि इर्द गिर्द इनके क्या हो रहा है, नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग कैसे होते हैं, ऐसी रहस्यों को, ऐसी चीज़ों को जानना अच्छा लगता है। 17 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। जिनसे शादी हुई उनके पति की उम्र करीब 21 साल थी। 18 साल इन्होंने साथ बिताए, इनके बच्चे भी हुए, लेकिन इनका कहना है कि इन 18 सालों में जिस शख्स के साथ इन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई वो बड़ी मुश्किल भरी थी। वो शख्स, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम थी। उसे जब भी कुछ होता, कोई तनाव, कोई परेशानी, कोई मुसीबत आती, तो मरने की बातें करता, मतलब सुसाइड की बातें। अब ऐसे बहुत सारी खबरें आती हैं आजकल, सोशल मीडिया का ज़माना है। बुराड़ी वाली भी खबर आई कि एक फैमिली में 11 लोगों ने जान दे दी मोक्ष के लिए। तो ऐसी बहुत सारी जब घटनाएं होती या वो पढ़ते या देखते तो कई बार वो अपनी बीवी से, शायद बच्चों से भी कहते कि मर जाना चाहिए। तो हमेशा वो सुसाइड और इन्हीं चीज़ों की बातें करते हैं, और जब पत्नी समझाती या कई बार ऐसी हालात होते तो वो उन्हें टॉर्चर भी करते, अपनी बीवी को मारते पीटते। लेकिन फिर भी उन्होंने 18 साल निभाया अपने पति के साथ उस माहौल में, जिस माहौल में पति हमेशा सुसाइड की बात कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, पीट रहा है, अब्यूज़ कर रहा है। लेकिन जब हद से ज़्यादा चीज़ें गुजर गईं तब इन्होंने फैसला किया कि वो अपने बच्चों के साथ अलग हो जाएंगी, और वो अपने बच्चों को लेकर अपने मायके आ गई। उसके बाद वो मायके में रहने लगी। अब इसके बाद शायद एहसास हुआ है, कई बार उनका कहना है कि पति आए कि वापस आ जाओ, बच्चों को ले आओ, पर ये नहीं लौटी। पति के रिश्तेदारों ने भी कहा। न लौटने की कुछ वजह थी, जिस तरीके की पति बातें किया करते थे, मरने की, सुसाइड की, तो ये बीवी अपने बच्चों और ख़ुद को लेके एक हमेशा एक दहशत में, एक खौफ में जीती थी कि ना मालूम जो शख्स मरने की बात कर रहा, सुसाइड की बात कर रहा, क्या पता किसी दिन खाने में, पानी में कोई ऐसी चीज़ मिला कर दे दे जिससे हम लोगों की मौत हो जाए। क्योंकि जिस आदमी के अंदर में, मन में सुसाइड की टेंडेंसी है, ख़ुदकुशी की बात करता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो उन्हें अपने बच्चों की ज़िंदगी की भी फ़िक्र थी। तो उन्हें ये बड़ा डर लगने लगा उस घर में, उस छत के नीचे रहने में, कि ना मालूम कब क्या ऐसी चीज़ दे दे, कोई जहर दे दे, कोई नशीली दवा दे दे, नींद की गोली मिला कर दे दे तो मर जाएं और वो सुसाइड कर ले। तो इस दहशत और डर की वजह से भी उन्होंने घर छोड़ा और अपने मायके में अपने माँ बाप के साथ रहने लगी। और इस दौरान में कई बार बुलाया गया लेकिन वो गई नहीं। बाद में, अभी एग्जैक्ट नहीं कि कब हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने लिखा कि आखिरकार जो पति बरसों से मरने की बात कर रहा था उसने सुसाइड कर लिया। और शायद ये, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जब इन्होंने घर छोड़ा उसके 2 महीने के बाद उसने लटक कर फंदे से खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने के बाद जो उनके पति का परिवार, फैमिली वाले हैं, उन लोगों ने अब इन्हें, यानी उनकी पत्नी को जो उन्हें छोड़कर अपने घर आ गई थी, उन्हें ब्लेम करना शुरू किया कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, उसकी जान तुम्हारी वजह से गई है। अब इन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। उसके बाद लास्ट में इन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हैं और वो ये है कि क्या कोई मेरी जगह रख के ये सोच सकता है कि मैं कैसे ज़िम्मेदार हूँ, हमारी गलती क्या है, मेरी या मेरे बच्चों की क्या गलती है। एक ऐसे शख्स के साथ रहना, एक ऐसे घर के अंदर रहना जहाँ हर वक्त खुदकुशी, सुसाइड की बातें, एक डर और खौफ के साए में जीना कि न मालूम वो कब खुद भी मर जाए, हमें भी मार दे। तो पल पल घुट घुट कर जीने से अच्छा था कि हमने एक आज़ाद ज़िंदगी जीने का फ़ैसला किया, उस घर से बाहर निकलकर, उस शख्स की ज़िंदगी से दूर जाकर। तो क्या हमने गलती की? जो टॉर्चर किया, हमें मारा, अब्यूज़ किया, उनसे हमने आज़ादी पाई, तो क्या मैंने गलती की? ये इन्होंने लिखा है।
उन्होंने कहा मुझे कभी अपने पति का प्यार नहीं मिला, मुझे मेरे बच्चों को कभी बाप का प्यार नहीं मिला। अब मैं और मेरे बच्चे आज़ाद फील कर रहे हैं। ये पूरी मेल उन्होंने लिखी। पढ़ने के बाद मैं बहुत देर तक इस मेल को सोचा। सोचने के बाद फिर मुझे ख्याल आया कि आप लोगों के साथ पता नहीं क्यों शेयर करूं। तो अब यहाँ पे वही सवाल है कि उन्होंने लिखा कि आखिर उनकी क्या गलती है और क्यों उन्हें ब्लेम किया जा रहा है। फैसला आप लोगों पे छोड़ता हूँ, बताइएगा ज़रूर कि ये जो कुछ उन्होंने लिखा है और जो कुछ उन्होंने कहा है वो सब क्या है, कौन सही है कौन गलत है। आपके जवाब आने के बाद मैं अपना भी जवाब दूंगा, ये वादा है। तो अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज 30 दिसंबर है, 30th, कल 31st है। 2021 का लास्ट डे कल, उसके बाद परसों से एक नए साल की शुरुआत होगी और उम्मीद यही कि सब कुछ अच्छा हो। हालांकि पिछले 2-4 दिनों में देश में फिर से कोरोना ओमिक्रॉन की लहर, ज़्यादातर राज्यों में स्टेट्स में कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू है, कहीं 10 से कहीं 11 बजे से। तो इन सारी चीज़ों के बीच नए साल में हम कदम रखने जा रहे हैं, बट उम्मीद यही है कि ये एहतियात भी ज़रूरी है और अगले साल सब कुछ अच्छा हो। तो आज 29 दिसंबर, बल्कि 30, कल 31, ये कहानी पिछले साल 2021 के पहले दिन की है। 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की सुबह की कहानी है। कहानी फिलीपींस की है, फिलीपींस की राजधानी मनीला की है। कहानी एक एयर होस्टेस की है। एक फिलीपींस में 4 भाई बहनों में एक मनीला से दूर अपने माँ बाप के साथ रहती थी। क्रिस्टीन डेकेरा पढ़ाई लिखाई की, बड़ी हुई तो मनीला आ गई अपने करियर के लिए और फिर उसने एयर होस्टेस की नौकरी ज्वाइन की। अब क्रिस्टीन डेकेरा एक एयर होस्टेस थी। ज़िंदगी सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी। उम्र 23 साल हो चुकी थी। 31 दिसंबर को क्रिस्टीन डेकेरा की छुट्टी थी। अपने माँ बाप से कहती है वो कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहती है और उस पार्टी के लिए उसे बाहर जाना है। और इसी के बाद वो मनीला के ही सिटी गार्डन ग्रैंड होटल में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली जाती है। प्लान ये था कि रात भर उसी होटल में न्यू ईयर मनाएंगे और अगले दिन फिर दोपहर तक घर लौट आएंगे। 3 दोस्तों के साथ क्रिस्टीन उस होटल में जाती है। होटल में रूम नंबर 2207, 2207 नंबर कमरा में चेक इन करती है। रात पार्टी होती है। 3 उसके करीबी दोस्त थे। इसके बाद करीब 8 लोग और जुड़ते हैं, 8 और लड़के। वहाँ पार्टी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। सुबह सुबह उनमें से एक, इसका जो दोस्त, 3 दोस्तों में करीबी दोस्त था, वो उसके रूम में जाता है तो देखता है कि बाथरूम में वो बाथटब में लेटी हुई है। वो भी रात भर पार्टी किया हुआ था, एक तरह से नशे में था। उसे लगा कि ये बाथरूम में रिलैक्स कर रही है, सो रही है। वो वापस आ गया। 1.5-2 घंटे के बाद दूसरा दोस्त जाता है और जब उसकी नज़र बाथरूम में उस पर पड़ती है क्रिस्टीन के ऊपर, तो उसको हिलाता डुलाता है, लेकिन वो उठती नहीं। फिर वो शोर करता है, पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद फ़ौरन उसको वहीं एक मेडिकल कॉलेज है, मकाती मेडिकल सेंटर, वहाँ ले जाती है। वहाँ डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। इसके बाद पोस्टमार्टम की तैयारी होती है। जो वहाँ के पुलिस चीफ थे, फिलीपींस के पुलिस चीफ, उन्हें भी ये खबर मिलती है। अब एक एयर होस्टेस न्यू ईयर पार्टी में एक अच्छे खासे रेपुटेटेड होटल के अंदर बाथटब में लाश मिली। खबर अपने आप में बड़ी भी थी, चौंकाने वाली थी। तफ्तीश शुरू होती है। तफ्तीश में सबसे पहले होटल के सीसीटीवी फुटेज को देखा जाता है। वो सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरें भी हैं, मैं कोशिश करूँगा इस कहानी के बीच बीच में आपको दिखाऊं। तो उस तस्वीरों में आखिरी तस्वीर भी दिखती है जब वो अपने कमरे में जा रही है। उसके बाद उसके पीछे उसके 2-3 दोस्त भी जा रहे हैं। कुछ और भी तस्वीरें हैं जिसमें वो एक कमरे के बाहर है, अपने एक दोस्त के साथ वो गले मिल रही है, किस कर रही है। एक में हाथ में वाइन लिए हुई है,
तो ये सारी तस्वीरें, सारी चीज़ें पुलिस देखती है और इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दी जाती है। लेकिन लाश पर उसके पैर में, घुटनों पर चोट के निशान थे, उसके हाथों में चोट के निशान थे, उसके कंधे पे चोट के निशान थे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए पहली नज़र में यही लग रहा था, और उसके सर पे भी चोट के निशान थे, कि उसका कत्ल किया गया है, उसे मारा गया है। फिर उसके जहाँ पे लाश मिली और उसके कपड़ों से सीमेंट्स भी मिले, तो इससे भी ये पुख्ता हुआ कि सेक्स हुआ है, रेप हुआ है। अब पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रखती है और फिलीपींस के जो पुलिस चीफ हैं वो ये मानते हैं कि इसका रेप एंड मर्डर है पहली नज़र में। अब वहाँ पे जितने भी दोस्त थे उन सब की तलाश शुरू होती है। 3 दोस्त तो मिल जाते हैं, 8 भाग जाते हैं। अब जब 8 भागे तो बाकायदा फिलीपीन पुलिस चीफ ऐलान करती है कि 48 घंटे का टाइम दे रहे हैं, तुम लोग अपने आप को सरेंडर कर दो, वरना तुम्हें पकड़ने के लिए अगर फोर्स भी बनानी पड़ी और भेजनी पड़ी तो हम वो भी करेंगे, लेकिन तुम जहाँ भी हो सरेंडर कर दो। अब ये खबर जैसी आई कि एक होटल में एक एयर होस्टेस के साथ इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, तो कोहराम मच गया। इंटरनेशनल मीडिया में भी ये खबरें आईं और मनीला पुलिस के लिए एक चैलेंज इस केस को सॉल्व करना। पुलिस ने अपनी तफ्तीश पूरी जारी रखी। उसके बाद वो 8 भी पकड़े गए। तब पुलिस ने कुल 11 लड़कों को गिरफ्तार किया और 11 लड़कों को गिरफ्तार करने के बाद उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया रेप एंड मर्डर का, क्रिस्टीना के रेप एंड मर्डर का। मामला कोर्ट में गया, लेकिन इसी बीच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने लिखा कि क्रिस्टीना की डेथ एक नेचुरल डेथ है, उसमें एक बीमारी थी दिमाग की, उसकी वजह से इसकी मौत हुई है और वो नशे में भी थी। तो हो सकता है नशा, हाई बीपी और उन सब की वजह से ये जो एक दिमागी बीमारी थी, नेचुरल डेथ थी, उसकी वजह से उसकी मौत हुई। अब पुलिस की चार्जशीट, पुलिस के रिकॉर्ड में ये है कि ये रेप एंड मर्डर है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रहा है। क्रिस्टीना के घर वालों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये गड़बड़ है। अब अपने देश में भी बहुत बार होता है, आपको पता है, मेडिकल रिकॉर्ड और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हेर फेर हो जाता है। अब वहाँ हुआ कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्रिस्टीना के घर वालों ने कहा कि कुछ चीज़ें साफ दिखाई दे रही हैं जिसके लिए कोई आपको टेस्ट की ज़रूरत नहीं, किसी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। वो है इसके जिस्म पे चोट के निशान, उसके हाथ पे, उसके पैर पे, उसके घुटनों पे। बल्कि वहाँ के पुलिस चीफ ने कहा था कि घुटनों पे जैसे निशान है चोट के, उससे ये है कि उसको जबरन बैठाया गया और फिर उसके साथ रेप किया गया। उसके हाथ भी इसी तरह इशारा कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें कह रहे थे कि उसके साथ ज़बरदस्ती हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने अचानक कहानी पलट दी। फिर भी घर वालों ने कहा कि इसकी दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑटोप्सी और बेहतरीन पैनल से होना चाहिए, तो वो हुआ। अब इस दौरान में इन लोगों को पकड़ लिया गया। अब कोर्ट पे मामला गया। अब सारे लड़के ठीक ठाक घर के थे। अदालत ने कहा कि आपके ऊपर रेप के चार्जेस हैं। अब उन्हें 11 के 11 लड़कों ने कोर्ट में एक नई कहानी कही। उन्होंने कहा कि हम लोग क्रिस्टीना का रेप कर ही नहीं सकते, और क्रिस्टीना तो हमारे साथ बड़ी अपने आप को सुरक्षित, महफूज मानती थी, सिक्योर मानती थी। तो अदालत ने पूछा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा हमारा लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हम 11 दोस्त हैं और हमें 11 के 11 गे हैं। तो जब हम गे हैं तो हम लोगों का लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, हम रेप करेंगे नहीं, ना हम कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो इल्ज़ाम है ये झूठा है। अब अदालत और पुलिस के सामने भी, क्योंकि उससे पहले पुलिस के सामने भी उन्होंने ऐसा कुछ बयान नहीं दिया था, एक बड़ी अजीब दिक्कत आ गई कि ये मामला क्या है। इधर कह रहा है कि गे है, पुलिस वालों ने कहा हमें मालूम नहीं है। पुलिस ने जांच की तो उनके जो बैकग्राउंड निकालने शुरू किया तो पता चला कि वाकई ये तो सारे लड़के दूसरी तरह के हैं, ये सब गे हैं। लेकिन होटल के कुछ सीसीटीवी फुटेज, बाकी चीज़ें, और सबसे बड़ी बात, क्रिस्टीना के कपड़ों से और प्राइवेट पार्ट से जो सीमन मिले, उसके जो सैंपल मिले, वो साफ साफ इशारा कर रहे थे कि ये मामला सेक्स और रेप का है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी होता, सेक्स और रेप और इन दोनों में चीज़ों में और सीमन्स कि कई बार हो सकता है आपकी मर्ज़ी से है, कई बार ज़बरदस्ती है। लेकिन ज़ख्म के निशान कहानी कुछ और कह रहे थे, और उसके शरीर से जो ज़ख्म के निशान मिले वो यही कह रहे थे कि उसके साथ ज़बरदस्ती की गई। फिर जब और तहकीकात की गई तो पता चला कि उस रात इन्होंने बहुत ज़्यादा, इन लोगों ने ड्रिंक किया और फिर ड्रग्स की भी बात आई।
अब इस चीज़ के चक्कर में एक और हुआ कि ये बात लास्ट ईयर की आपको बता रहा हूँ, जनवरी 31 की है, दिसंबर 31, 2020 और 21 की रात। तब फिलीपींस में भी पूरी दुनिया की तरह कोरोना के गाइडलाइंस थे। 50% कैपेसिटी के साथ ही आप होटल चला सकते थे, एक रूम में 2 लोगों से ज़्यादा नहीं रह सकता था, दोनों भी अलग अलग बेड पे शेयर। बट यहाँ पे जिस तरीके से रूम और सारी चीज़ों की तहकीकात की गई तो पता चला कि होटल ने कोविड गाइडलाइंस का कोई पालन ही नहीं किया। तो अब होटल भी आ गया रेडार पर। फिर होटल को 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया। वहाँ की करेंसी में जो है वो 10,000 का जुर्माना किया गया। होटल को ये सज़ा मिली। लेकिन इधर ये कहानी सुलझ नहीं रही। अब इस दौरान में जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो 11 लड़कों और बाकी लोगों ने, मीडिया में भी फिलीपींस और का नाम बदनाम होने लगा कि यहाँ पे लड़कियों के साथ ऐसा होता है। तो वहाँ की सरकार को भी गुस्सा आया और उन्होंने ये जो चीफ है वहाँ के मनीला पुलिस के, कर्नल हार्लॉड डिपोजिटर, तो फिलीपींस पुलिस की, बल्कि ये फिलीपींस के पुलिस चीफ हैं, इनको इस केस से हटा दिया क्योंकि ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने कहा था कि ये रेप और मर्डर है क्रिस्टीना के साथ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया कि ये एक दिमागी बीमारी थी और उसकी वजह से अचानक ये मौत हुई और उसमें ड्रग्स का भी रोल हो सकता है, बीपी का भी हो सकता है, लेकिन ये नेचुरल डेथ है, मर्डर नहीं है। तो जब ये चीज़ आई तो पुलिस चीफ को इसकी सज़ा मिली, बलि का बकरा बनाया गया, उन्हें पोस्ट से हटा दिया गया। लेकिन हटने के बाद भी वो अपनी इस बात पे कायम रहे। उन्होंने कहा कि जो सीसीटीवी की तस्वीरें मिली, जो बॉडी पे ज़ख्म के निशान मिले, वो सारी चीज़ें यही इशारा कर रहे थे कि क्रिस्टीना के साथ गैंगरेप हुआ है और फिर उसका कत्ल हुआ है। अगर ये सिर्फ दिमागी बीमारी की वजह से जो ऑटोप्सी में कहा गया है तो फिर ये इस सवाल का जवाब कोई देगा कि उसके पैरों पे, उसके हाथ पे, उसके कंधे पे, उसके सर पे चोट के निशान कहाँ से आए, उसके कपड़ों पे सिमन्स कहाँ से आए। और पुलिस चीफ के इन सवालों का जवाब किसी ने नहीं दिया। लेकिन एक ऑटोप्सी रिपोर्ट ने पूरी कहानी पलट दी। अब इसको लेके वहाँ पे एक गुस्सा भी आम लोगों में शुरू हुआ। जिस एयरलाइंस में काम करती थी वहाँ के तरफ से भी लोगों ने मैसेज देने शुरू किए और जस्टिस फॉर क्रिस्टीना एक मुहिम चल पड़ी फिलीपींस में। दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो पोस्टमार्टम हुआ, उसको कभी पब्लिक ही नहीं किया गया कि उसमें क्या था। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही थी, दूसरी सही थी, दोनों गलत थी, या दूसरी गलत पहली सही थी, ये पता नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया, जस्टिस की मुहिम चलती रही, पर क्रिस्टीना को इंसाफ नहीं मिला। उसके माँ बाप आज भी, फिलीपींस की कोर्ट, फिलीपींस की मीडिया उनसे यही कहते हैं कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ दुनिया जानती है, उसके साथ गैंगरेप हुआ, उसके साथ मर्डर हुआ, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। अब ये रिपोर्ट पोस्टमार्टम की जो आई उसके साथ छेड़छाड़ कहाँ हुई, जेन्युइन रिपोर्ट थी, लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है कि अगर सिर्फ नेचुरल डेथ की वजह से मौत हुई तो शरीर पर, जिस्म पर चोट के निशानों की पहली क्या थी, इसका जवाब नहीं मिला। कोर्ट ने उन्हें 11 लड़कों की ये दलीलें मानी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि वो सचमुच 11 के 11 गए हैं और उनका एक लंबा इतिहास है। तो पुलिस की इस रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने भी उन 11 लड़कों को बरी कर दिया और इसी ग्राउंड पे कि ये गे हैं, ये रेप नहीं कर सकते, तो उनको बरी कर दिया गया। पुलिस की थ्योरी को जो शुरुआत थी वो माना नहीं गया। क्रिस्टीना की मौत को एक नेचुरल डेथ करार दिया गया। लेकिन रेप और रेप की पहेली आज भी कायम है और क्रिस्टीना के घर वालों को आज भी सवाल का जवाब नहीं मिला है कि एक्चुअल में 31 दिसंबर से 1 जनवरी की सुबह इस होटल के कमरा नंबर 2207 में क्या हुआ था। तो ये एक अनसुलझी पहेली फिलीपींस की आज भी है, क्रिस्टीना की मौत। और जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस हुए, निर्भया से लेके बाकी गैंगरेप, जिसमें कि इंसाफ की मुहिम चली, आज भी जब तक वहाँ की मीडिया या फिर और कोई ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस फॉर क्रिस्टीना को लेके सोशल मीडिया पे भी एक मुहिम चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिलीपींस की नेशनल पुलिस, फिलीपींस की अदालत, फिलीपींस की जो फॉरेंसिक टीम, वो आज भी इस केस को सुलझा नहीं पाई। हाँ, फिलीपींस पुलिस में एक शख्स आज भी है, उस वक्त का फिलीपीन का पुलिस चीफ, जिसका ये कहना है, कर्नल हैरोल्ड डिपोजिटर का, कि ये एक रेप एंड मर्डर का केस है। लेकिन पुलिस ने बाद में अपना इन्वेस्टिगेशन, अपना काम ईमानदारी से नहीं किया और इसीलिए इस केस का हश्र ये हुआ है, वरना ये केस सुलझ सकता था। तो क्रिस्टीना की मौत एक पहली, क्रिस्टीना के साथ रेप
का सच भी एक राज और ये एक अनसुलझा केस है फिलीपींस में। मुझे लगा कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी है तो उसी दरमियान की ये कहानी है तो आप तक पहुंचाऊं, अफसोसनाक है। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। लेकिन चलने से पहले बहुत ज़रूरी चीज़ भूल गया। एक तो आज अपने विनोद शिकारपुरी, इनके बेटे का जन्मदिन है, बर्थडे है। तो खुशहाल तोमर करीब 12 या 13 साल का, शायद 13 साल का होने जा रहा है। तो शिकारपुरी ने कहा कि आज जल्दी घर जाना है कुछ, हालांकि दिल्ली में 10 बजे से कर्फ्यू है। मैंने कहा बाहर तो जा नहीं पाओगे, तो उसने कहा घर में ही कुछ करते हैं। तो वो आज जल्दी फ्री होकर जल्दी भागेंगे। तो आप सभी लोगों से यही है कि विनोद शिकारपुरी के बेटे के लिए विशेष ज़रूर अपनी दुआएं, आशीर्वाद, अपना प्यार दीजिएगा ताकि वो अच्छा रहे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, हमेशा खुश रहे। इसके अलावा हमारी एक क्राइम तक फैमिली के मेंबर हैं मनोज, इनका कल फ़ोन आया था। इनकी मदर आईसीयू में और बीमार है। तो मेरी भी यही दुआ है, आप लोगों की भी यही है कि उनके लिए दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी अच्छी हो जाएं और वापस घर लौट आएँ, पहले जैसी हों। और मैं भी यही दुआ करूँगा ऊपर वाले से। तो आज इतना ही, अब मिलेंगे कल रात 9 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।